यार डी मार्ट गया था शॉपिंग करने। मैंने 2 टोस्ट के पैकेट लिए और 3 मैगी के पैकेट्स। काउंटर पे जा ही रहा था कि अचानक याद आया भैया ने भी 3 टोस्ट के पैकेट और 2 मैगी के पैकेट्स मंगाए थे। फटाफट वापस गया और ले आया। दोनों की अलग अलग बिलिंग करवाई और घर आ गया। घर आया तो देखा बिल मेरे से कहीं गुम हो गया था। अब क्या करूं? टोस्ट और मैगी के पैकेट का डी मार्ट प्राइस कैसे पता करूं? पैकेट में तो कुछ और ही लिखा है। आखिर वाइफ को खर्चे का हिसाब भी तो देना है। आइडिया, मैंने कुछ दिन पहले लीनियर इक्वेशन पढ़ा था। मुझे दोनों बिल के टोटल अमाउंट तो पता ही है जो कि मैंने पे किया था। फर्स्ट बिल का हुआ था 400 रुपीज और सेकेंड बिल का हुआ था 350 रुपीज। तो फिर क्या, मैंने लीनियर इक्वेशन बैठाया, एलिमिनेशन मेथड अप्लाई किया और टोस्ट एंड मैगी के पैकेट का प्राइस आ गया। तो अभी आपने लीनियर इक्वेशंस के कुछ रियल लाइफ यूजेस को देखा, तो अब हम देखेंगे कुछ मैथमेटिकल टर्म्स को। तो बढ़ते हैं कॉन्सेप्ट की तरफ कि आखिर कॉन्सेप्ट क्या होगा इस चैप्टर के लिए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं लीनियर इक्वेशन की। आखिर लीनियर इक्वेशन क्या होता है? अ लीनियर इक्वेशन इज एन इक्वेशन विच इज द हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इज ऑलवेज 1. इट इज नोन एज द 1 डिग्री इक्वेशन ऑल्सो। तो किसी भी इक्वेशन में अगर वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 1 हो तो उसे हम लीनियर इक्वेशन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम यहां पे ले लेते हैं कि इक्वेशन x + 2 = 4। ये आपको इक्वेशन दिख रहा है जो कि बहुत ही छोटा इक्वेशन है, जो कि आपने बहुत पहले में पढ़ चुका है। तो यहां पे अगर देखा जाए तो वेरिएबल की पावर 1 है, इट मीन्स ये लीनियर इक्वेशन होगा। अगर इसी में मैं कोई 2 वेरिएबल्स ले लेता हूं, सपोज मैंने लिया x प्लस यहां लिख लिया मैंने 3y = 5, तो यहां आप अगर नजर डालो तो यहां पे वेरिएबल्स x एंड y है, 2 वेरिएबल्स है। अब इसमें अगर पावर देखा जाए तो x की पावर यहां पे 1 है और y की पावर भी यहां पे 1 है। इट मीन्स ये आपका लीनियर इक्वेशन होगा। अगर मैं कहूं यहां पे x² प्लस 2y प्लस 2 = 0, कुछ ऐसा इक्वेशन अगर हमने बना दिया तो यहां पे क्या होगा, आपको वेरिएबल्स 2 दिख रहा है यहां पे x एंड y, और गौर से अगर देखो तो यहां पे वेरिएबल की पावर 2 है, हाईएस्ट पावर 2 है। इट मींस ये लीनियर इक्वेशन नहीं होगा, ये होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म। ठीक है, तो ये हमारा लीनियर इक्वेशन नहीं है। ओके, तो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ते हैं। अब जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। आखिर जनरल फॉर्म क्या होगा लीनियर इक्वेशन का? आपको बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, इसके लिए आपको जनरल फॉर्म पता होना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले देखते हैं यहाँ पे हम एक लीनियर इक्वेशन का फॉर्म किस तरह से हो सकता है। अ pair of equation can be written in the form of, pair of equation it means linear equation can be written in the form of ax plus by = c। ये हमारा लीनियर इक्वेशन का जनरल फॉर्म होता है। यहाँ पे आप अगर देखो a b c आर द रियल नंबर्स एंड द कोफिशिएंट x एंड y। a b c जो है यहाँ पे जो वेरिएबल्स है x एंड y, ठीक है, उसके कोफिशिएंट है, और ये सारे नंबर्स क्या होंगे, आपके रियल नंबर के फॉर्म में होंगे, यानी कि पॉजिटिव नेगेटिव कोई भी नंबर यहां पे आपको मिल सकता है। आगे बढ़ते हैं अब। नेक्स्ट, द टाइप ऑफ सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन। तो सबसे बड़ी बात आपको यहां पे ध्यान रखना है, क्योंकि ये जो मैं अभी बताने वाला हूं द सॉल्यूशन ऑफ द लीनियर इक्वेशन, इसके टाइप्स क्या क्या होते हैं, ये बहुत ही अच्छी तरह से आपको पढ़ने होंगे। क्योंकि अगर 10 बोर्ड की नजरिए से आपको देखा जाए तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि इससे बहुत सारे ऑब्जेक्टिव पूछे जाते हैं, क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। तो गौर से इस कॉन्सेप्ट को देखिएगा। देखो ध्यान दें अगर, तो टाइप्स ऑफ द सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशंस। तो यहां पे फर्स्ट आपका टाइप होता है द यूनिक सॉल्यूशन। फर्स्ट होता है यूनिक सॉल्यूशन। अब भाई ऐसा नाम तो कभी हमने सुना नहीं है, आखिर ये यूनिक सॉल्यूशन क्या होता है? यूनिक मीन्स हो सकता है कि उसके जैसा कोई और ना हो, ओनली एक ही हो, तो वो क्या होगा, यूनिक होगा, सबसे दिखने में सबसे अलग। ठीक है, तो यहां पे यूनिक सॉल्यूशन का मतलब क्या होगा, when the lines of the equation intersect at a point,
कोई भी टू लाइन्स हम अगर ले रहे हैं, अगर वो लाइन किसी एक पॉइंट पे, किसी यूनिक पॉइंट पे, किसी वन पॉइंट पे अगर वो इंटरसेक्ट करता है, तो उस तरह के हम सॉल्यूशन जो लाइन्स होंगे, लाइन जहां भी क्रॉस करेंगे उसका जो सॉल्यूशन बनेगा, उस इक्वेशन का जो सॉल्यूशन बनेगा, उसे हम बोलेंगे यूनिक सॉल्यूशन। ओके, द वैल्यू ऑफ x and y at the intersection point is the solution of the equation। तो यहां पे जो वैल्यू ऑफ द वेरिएबल्स रहेंगे x and y, वहीं से हमको सॉल्यूशन मिलता है। तो ये तो हो गया थ्योरेटिकल बात। अब ग्राफ के थ्रू इसको हम आसानी से समझ सकते हैं। तो ग्राफ में अगर हम देखें तो यहाँ पे आपको एक बहुत ही बढ़िया सा ग्राफ दिख रहा होगा। अब इसका मतलब क्या है, इस ग्राफ का मतलब क्या है? देखो यहाँ पे एक लाइन आपको दिख रहा है, एक लाइन यहां से आपको एक दिख रहा है। मैं इसको ड्रॉ कर देता हूं और अच्छे से। अब यहां पे आपको एक लाइन दिख रहा होगा इस तरह से, देखिए। अब उसके बाद एक और लाइन यहां पे आपको दिख रहा होगा कुछ इस तरह से। यहां पे टू लाइंस आपको दिख गए। अब ये टू लाइंस जहां पे भी इंटरसेक्ट करेंगे, जिस भी पॉइंट पे ये लाइन जो है वो इंटरसेक्ट करेंगे, तो उस पॉइंट को हम इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ द टू लाइंस कहेंगे। टू लीनियर इक्वेशन या टू लाइंस, ठीक है। तो जहां पे भी ये पॉइंट कट करता है, ये जहां पे भी ये पॉइंट कट करता है, उसको हम बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। और वहीं से जो है हमारा सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन निकलता है। मतलब आपको सीधे से समझ आ गया होगा कि जब भी टू लाइंस किसी एक पॉइंट पे, किसी यूनिक पॉइंट के जब इंटरसेक्ट करते हैं, तो वही हमारा यूनिक सॉल्यूशन होता है। और वहीं से उसी एग्जैक्ट पॉइंट से, जहां पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, वहां से हम x एंड y की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। सपोज आप अगर देखो यहाँ पे, तो यहां से आपको एक x एक्सिस में यहाँ पे एक पॉइंट मिल जाएगा और y एक्सिस से आपको एक पॉइंट मिल जाएगा। तो यहां से जो x की वैल्यू आएगी और यहां से जो y की वैल्यू आएगी, वही आपका इस पॉइंट पे क्या होंगे, इसके कोऑर्डिनेट होंगे x एंड y, और वही क्या होगा, इसका सॉल्यूशन होगा। तो आई थिंक कि आपको ये अच्छे से क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब अगर बात करो कि ये जो इक्वेशन है, जो यूनिक सॉल्यूशन हमने देखा, वहां पे जो इक्वेशन होंगे, लीनियर इक्वेशन, वो कंसिस्टेंट होते हैं। यहाँ पे आपको एक वर्ड दिखाई दे रहा होगा, कंसिस्टेंट, ठीक है। तो कभी भी क्वेश्चन में अगर पूछता है, अगर कोई इक्वेशन दे दिया, वहां पे पूछेगा इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट और नॉट कंसिस्टेंट या इनकंसिस्टेंट। तो इसका मतलब आपको ये देखना है कि अगर वहां पे यूनिक सॉल्यूशन आ गया, उस इक्वेशन का, कोई टू इक्वेशंस का अगर सॉल्यूशन निकल रहा है, मतलब वो क्या होगा, आपका कंसिस्टेंट होगा। तो जब भी यूनिक सॉल्यूशन आएगा तो ये बात ध्यान रखेंगे, वो इक्वेशन क्या होगा, लीनियर इक्वेशन जो है वो कंसिस्टेंट होगा। ओके, अब आगे बढ़ते हैं इसमें। अब कैसे कंसिस्टेंट होगा या कैसे यूनिक सॉल्यूशन हम सॉल्व करेंगे, कैसे निकालेंगे, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट हम समझ लेते हैं। देखो, हाँ, यहाँ पे हमारे पास एक टू इक्वेशंस हमको दिखाई दे रहा है। अब इक्वेशन क्या है, यहाँ पे x माइनस 2y इज इक्वल टू 0, एक इक्वेशन यहाँ दिख रहा है, एंड 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 20, एक इक्वेशन यहाँ दिख रहा है, ठीक है। अगर मैं इसको मान लूँ ये इक्वेशन नंबर 1 है, ये इक्वेशन नंबर 2 है, तो आपको जनरल सॉल्यूशन पता होगा। जनरल सॉल्यूशन को हम कैसे लिखते हैं, ठीक है। यहाँ पे जनरल सॉल्यूशन, जनरल इक्वेशन क्या होता है ये आपको पता होगा। तो जनरल इक्वेशन कैसे लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पे टू इक्वेशंस है, तो जनरल इक्वेशन हम 2 टाइम्स में लिखेंगे। कैसे, देखो, फर्स्ट होगा जनरल इक्वेशन आपका a1x प्लस b1y इज इक्वल्स टू c1, एंड सेकेंड होगा a2x प्लस b2y इज इक्वल्स टू c2। ये 2 जनरल इक्वेशंस है, क्योंकि जनरली 2 इक्वेशंस है, तो हम इसको 1 और 2 के फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ से आपको a1 की वैल्यू मिल जाएगी। देखो, क्योंकि यहाँ पे a1 है और यहाँ पे आपका x के साथ 1 का मल्टीप्लाई है, इसलिए a1 की वैल्यू जो है वो 1 हो जाएगी। उसी तरह से यहाँ b1 है और यहाँ पे आपका 2 है, तो b1 की वैल्यू आपकी हो जाएगी -2। हमेशा ध्यान रखेंगे साइन के साथ उसकी वैल्यू को आपको लेना है। एंड c1 आपको मिल जाएगा, यहाँ c1 है और यहाँ आपका 0 दिख रहा है, इसलिए c1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, ठीक है। सेम एज a2 निकालेंगे जो कि क्या होगा, 3 होगा। सेम एज b2 निकालेंगे जो कि 4 होगा, एंड c2 निकालेंगे जो कि 20 होगा। ये सारी वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली यहाँ पे। अब देखो, अब यहाँ पे एक बात ध्यान रखने वाली बात है कि यहाँ पे कैसे चेक करें हम। अब मैं आपको बता दूं, कभी भी जब यूनिक सॉल्यूशन होगा
तो उसके लिए एक कंडीशन है, आप ज़रूर इसको ध्यान रखेंगे। इस कंडीशन के हिसाब से क्या कंडीशन हो सकता है, मैं आपको लिख के बता देता हूँ। यहाँ पे कंडीशन होता है, एक मिनट इसको थोड़ा सा लिख लेते हैं। कंडीशन होता है A1 अपॉन A2 डज नॉट इक्वल्स टू B1 अपॉन B2। तो ये जो कंडीशन होता है वो होता है यूनिक सॉल्यूशन के लिए। तो इसको आप याद रखेंगे, यूनिक सॉल्यूशन जब भी आएगा तो A1 अपॉन A2 डज नॉट इक्वल्स टू B1 अपॉन B2 होगा। तो इसी कंडीशन को हम यहाँ पे यूज करेंगे। अब यहाँ से अगर हम इस कंडीशन को यूज करें तो हमको क्या मिलेगा, A1 अपॉन A2 हम निकाल लेते हैं यहाँ से, ठीक है। तो A1 A2 यहाँ पे क्या आएगा, A1 अपॉन A2 आएगा हमारे पास 1 अपॉन 3, ठीक है। इसी तरह से हम निकालेंगे B1 अपॉन B2। तो B1 हमारे पास है -2 और B2 हमारे पास है 4। तो ये कैंसिल आउट हो सकता है, 1 जा 2 जा, तो हमारे पास क्या मिल गया, -1 अपॉन 2। तो क्या ये दोनों वैल्यू इक्वल है, क्या 1 अपॉन 3 एंड -1 अपॉन 2 इक्वल है, बिल्कुल नहीं है। तो यहां से क्योंकि 1 अपॉन 3 does not equals to -1 upon 2. It means A1 upon A2 does not equals to B1 upon B2. तो जब भी ये कंडीशन आता है, मैंने अभी बताया आपको, यूनिक सॉल्यूशन में यही कंडीशन यूज होता है। इसमें इट मीन्स ये अगर कंडीशन आ गई, इसका मतलब क्या होगा, ये जो है आपका यूनिक सॉल्यूशन होगा। इक्वेशन हैज यूनिक सॉल्यूशन। आई थिंक आपको ये क्लियर हो गया होगा। और जब भी सॉल्यूशन यूनिक आएगा, इट मीन्स इसका मतलब क्या है कि ये इक्वेशन जो है, इक्वेशन इज कंसिस्टेंट। ये आप याद रखेंगे, इक्वेशन जो है वो यूनिक सॉल्यूशन रख रहा है, इसका मतलब वो क्या होगा, कंसिस्टेंट होगा। इस कॉन्सेप्ट को आप याद रखेंगे। और ये भी याद रखेंगे क्योंकि ऑब्जेक्टिव बन सकता है यहाँ पे, अगर सॉल्यूशन यूनिक है इट मीन्स कंसिस्टेंट होगा और लाइंस जो है इंटरसेक्टिंग होंगे। जैसे कि हमने बात किया था यहाँ पे ग्राफ में आपने सीधे साफ देखा था कि 2 लाइंस जहां पे किसी एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे थे, तो वही क्या था, हमारा यूनिक सॉल्यूशन था। आपको क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं हम सेकंड यानी कि नो सॉल्यूशन की तरफ। सेकंड नंबर, व्हेन द लाइंस ऑफ इक्वेशन आर पैरेलल। पिछले में हमने देखा था इंटरसेक्टिंग लाइन, अब यहाँ पे लाइंस अगर पैरेलल होंगे इट मीन्स ये नो सॉल्यूशन होगा, इक्वेशन जो है वो नो सॉल्यूशन होगा, ठीक है। वही चीज यहाँ पे लिखा हुआ है, लाइंस अगर पैरेलल हो देन इक्वेशन डू नॉट हैव एनी सॉल्यूशन, इट मीन्स नो सॉल्यूशन बिकॉज ऑफ द इक्वेशन हैव नो पॉइंट इन कॉमन। अगर एक भी पॉइंट कॉमन नहीं है, क्यों कॉमन नहीं है, क्योंकि लाइंस अगर पैरेलल होंगे तो किसी भी पैरेलल लाइन के लिए ये तो हमको पता है कि वो कहीं भी इंटरसेक्ट नहीं करेगा, यानी कि कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं होंगे जहां वो इंटरसेक्ट कर रहा हो, ठीक है। इट मीन्स यहाँ पे नो सॉल्यूशन होंगे, ठीक है। अब जब भी नो सॉल्यूशन होगा तो ध्यान रखेंगे कि वो क्या होगा, इक्वेशन जो है वो इनकंसिस्टेंट होगा। ये आप याद रखेंगे, जहां भी सॉल्यूशन निकल के आ रहा है मतलब कंसिस्टेंट होगा, और जहां सॉल्यूशन नहीं निकल रहा है, नो सॉल्यूशन है, वहां इनकंसिस्टेंट होगा, ठीक है। अब जरा सा इसका हम थोड़ा सा ग्राफ पे नजर डालते हैं कि आखिर इसका ग्राफ क्या हो सकता है। तो ग्राफ के थ्रू आप इसको पढ़ना चाहें तो कुछ इस तरह से होगा। देखो इसका ग्राफ कैसे बनेगा, या मैंने अगर एक लाइन ड्रॉ कर दी, यहां से यहां तक ही मैंने एक लाइन ड्रॉ कर दी, ठीक है, और एक और लाइन मैंने ड्रॉ किया जो कि जस्ट उसके पैरेलल हो गया, जो कि उसके पैरेलल बन गया। तो कभी भी लाइंस पैरेलल होंगे तो कहीं इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, ये तो हमको पता है, और कहीं पे भी इंटरसेक्ट नहीं कर रहे हैं, किसी भी पॉइंट पे इंटरसेक्ट नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब कि वहां पे कोई भी सॉल्यूशन नहीं आएगा, क्योंकि लाइंस जहां पे इंटरसेक्ट करते हैं वहीं पे तो हमको सॉल्यूशन मिलता है। अगर इंटरसेक्ट नहीं कर रहे हैं मतलब हमको सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। तो इस कंडीशन में जब 2 लाइंस पैरेलल होंगे तो वो नो सॉल्यूशन रखेंगे, ठीक है। आई थिंक कि आपको ये ग्राफ क्लियर हो गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं। तो ऐसा अब नो सॉल्यूशन के कंडीशन में क्या आएगा, जैसे कि हमने देखा था A1 अपॉन A2, B1 अपॉन B2, ये सारी चीजें हमने देखी थी। तो इस कंडीशन में क्या आएगा, देखो इस कंडीशन में होता है A1 अपॉन A2 इज इक्वल्स टू B1 अपॉन B2 डज नॉट इक्वल्स टू C1 अपॉन C2। अगर ये कंडीशन आपको दिखाई दे इसका मतलब है कि ये नो सॉल्यूशन है, या आपको नो सॉल्यूशन बोला गया है, तो ये कंडीशन को ही आपको यूज करना है, ओके।
ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब इसमें कुछ क्वेश्चन देखते हैं। एक क्वेश्चन है हमारे पास, अब क्या ये नो सॉल्यूशन होगा, एक बार चेक करके देखते हैं जरा। नो सॉल्यूशन क्या मतलब, कैसे, थोड़ा सा डिफाइन कर देते हैं। देखो अब यहाँ पे x y, अब आपको तो पता होगा कि आपको a1x प्लस b1y इज इक्वल टू c1 एंड a2x प्लस b2y इज इक्वल टू c2 से आपको कंपेयर करना है। तो यहाँ पे a1 की वैल्यू आ जाएगी 1, क्योंकि यहाँ कुछ नहीं है, 1 का मल्टीप्लीकेशन है। b1 की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से 2 एंड c1 की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से 4, और इसी तरह से a2 आ जाएगा 2, b2 आ जाएगा 4 एंड c2 आ जाएगा 12। अब यहाँ से हम वैल्यू निकाल के देखते हैं, जरा चेक करते हैं। a1 अपॉन a2 अगर हम निकाले तो हमको मिलेगा 1 अपॉन 2, ये क्लियर हुई बात। इसके बाद हम निकाले अगर b1 अपॉन b2 निकाले, इसका मतलब 2 अपॉन 4, ये भी कैंसिल आउट होगा तो हमको मिल जाएगा 1 अपॉन 2। अब ये दोनों तो इक्वल आ गया, अब ये दोनों इक्वल आ गया, इसका मतलब कि यूनिक सॉल्यूशन तो है ही नहीं, क्योंकि यूनिक सॉल्यूशन में डज नॉट इक्वल टू आया था। तो इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे, इस प्रोसेस को आगे बढ़ाएंगे। इट मीन्स हम c1 अपॉन c2 भी निकालेंगे। तो c1 अपॉन c2 यहाँ पे क्या आ जाएगा, वैल्यू अगर देखा जाए c1 4 है और c2 12 है, तो यहाँ पे हमको मिल जाएगा 4 अपॉन 12। ये कितने टाइम्स में कैंसिल होगा, 4 1 सा हो जाएगा एंड 4 1 सा एंड 4 3 सा, तो हमको मिल गया 1 अपॉन 3। क्या ये तीनों इक्वल आ रहे हैं, नहीं। देखो फर्स्ट एंड सेकंड यहाँ पे तो इक्वल आ गया, फर्स्ट एंड सेकंड तो इक्वल आ गया, लेकिन थर्ड वाला क्या है, इसके इक्वल आया, नहीं आया। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि a1 अपॉन a2 इज इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 डज नॉट इक्वल्स टू c1 अपॉन c2, थर्ड वाले के इक्वल नहीं है। इट मीन्स जब भी ऐसा कंडीशन आता है तो हम क्या बोलते हैं, इसका मतलब है कि इक्वेशन हैज नो सॉल्यूशन। ठीक है, अब जब भी नो सॉल्यूशन होगा इसका मतलब क्या है, लीनियर इक्वेशन इज इनकंसिस्टेंट। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, अगर नो सॉल्यूशन आता है इट मींस इक्वेशन इनकंसिस्टेंट होगा। ओके, क्लियर हो गई बात। अब आगे बढ़ते हैं टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन में। अब थर्ड देखेंगे, थर्ड होता है इनफाइनाइट सॉल्यूशन या इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। अब ये क्या होगा भाई, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन हमने बोल दिया, अब ये कैसे हो सकता है। देखो अब इस कंडीशन में क्या होगा, व्हेन द लाइंस ऑफ द टू इक्वेशंस आर कोइंसिडेंट, जब लाइंस जो है वो कोइंसिडेंट अगर होंगे, टू लाइंस हमने ड्रॉ किया वो अगर कोइंसिडेंट है। अब ये कोइंसिडेंट वर्ड क्या है, कोइंसिडेंट का मतलब है कि कोई हमने एक लाइन अगर ड्रॉ किया, हमने अगर कोई यहाँ से एक लाइन हमने ड्रॉ किया, अब उसी लाइन के ऊपर एक और लाइन ड्रॉ हो गया, एक और लाइन हमने ड्रॉ किया जो कि क्या है, जस्ट उसी लाइन के ऊपर ही बन गया। तो दोनों लाइन की जब एक लाइन के ऊपर जब दूसरा लाइन आ जाता है, इसका मतलब क्या है, वो ओवरलैप कर गए, दोनों लाइन क्या कर गए, ओवरलैप कर गए। अब दोनों लाइन जब ओवरलैप करेंगे इसका मतलब इस लाइन के जितने भी पॉइंट्स आएंगे, इस लाइन के जितने भी पॉइंट्स होंगे सारे जो है वो इंटरसेक्ट करेंगे एक दूसरे से, क्योंकि वो क्या है, ओवरलैप हो गया। ठीक है, तो दोनों लाइन्स के जो पॉइंट है वो इंटरसेक्ट कर रहे हैं, बहुत सारे पॉइंट्स इंटरसेक्ट करेंगे। क्यों बहुत सारे पॉइंट, क्योंकि हमको पता है कि लाइन्स आर मेड बाय द इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स। ठीक है, इसलिए तो यहाँ पे एक चीज, ये चीज आप याद रखेंगे, लाइंस क्या होंगे, कोइंसिडेंट होंगे, और कोइंसिडेंट है तो इसका मतलब सॉल्यूशन क्या होगा, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन रखेगा। ठीक है ना, अब इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन है, ठीक है, इसका मतलब सॉल्यूशन तो निकल के आ रहा है, चाहे वो इनफाइनाइट हो तो सॉल्यूशन निकल के आ रहा है, इसलिए ये आपका क्या होगा, कंसिस्टेंट होगा, ये आप याद रखेंगे। ठीक है, अब जाते हैं थोड़ा सा इसके ग्राफ की तरफ। ठीक है, अब ग्राफ की तरफ अगर देखा जाए तो ग्राफ इसमें क्या हो सकता है, देखो मैंने यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ किया सबसे पहले, चलो इस तरह से मैंने एक लाइन यहाँ पे ड्रॉ कर दिया, कुछ इस तरह से। ठीक है, यहाँ पे अब मैं एक और लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ, यहाँ पे एक और लाइन मैंने ड्रॉ किया, यहीं से मैंने एक और लाइन ड्रॉ किया कुछ इस तरह से। अब आपको क्या है, टू लाइन्स दिखाई दे रहे हैं, नहीं, एक मैंने लाइन ड्रॉ किया और उसी के ऊपर एक और लाइन आ गया। ठीक है, तो आपको ओनली एक ही लाइन दिखाई दे रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि एक ही लाइन वहां ड्रॉ किया, यहाँ हमने एक लाइन के ऊपर दूसरा लाइन ड्रॉ किया। ठीक है, दोनों लाइन जो है वो ओवरलैप कर गए, इसका मतलब क्या है कि इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स पे कट करेंगे, बहुत सारे पॉइंट्स पे कट करेंगे। इसका मतलब देखो, अब चाहे मैं यहाँ पे मैं पॉइंट्स बना लूँ,
चाहे यहाँ पॉइंट बना लूँ, चाहे यहाँ बना लूँ, चाहे यहाँ बना लूँ, चाहे यहाँ, जहाँ भी मैं पॉइंट्स बना लूँ दोनों लाइंस इंटरसेक्ट करेंगे ही करेंगे, यानी कि इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स मिल जाएंगे हमको जहाँ पे वो इंटरसेक्ट कर रहे हैं। इसका मतलब जितने पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट करते हैं उतने सारे उसके सॉल्यूशंस आते हैं। जैसे कि यूनिक सॉल्यूशन में हमने देखा कि एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट किए तो उसका सॉल्यूशन एक ही आएगा, यानी कि x और y की वैल्यू एक ही आती रहेगी, ठीक है। लेकिन अगर बहुत सारे पॉइंट्स पे अगर कट करेंगे तो इसके बहुत सारे सॉल्यूशन होंगे, यानी कि इनफिनिट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस हो जाएंगे। इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, इसलिए हम बोलते हैं इनफिनिटली मैनी सॉल्यूशंस, ठीक है। अब इस कंडीशन में क्या होगा, अगर a1/a2 हम निकालना चाहे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2। ये बात आप अच्छे से ध्यान रखेंगे, ठीक है। ये तीनों कंडीशन आपको याद रखने हैं, ठीक है। तीनों कंडीशन याद रखना है, तीनों को ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन याद रखना है, और कौन सा कंसिस्टेंट होगा कौन सा इनकंसिस्टेंट होगा ये भी आपको याद रखना है। आई थिंक कि आपको बहुत ही अच्छे से क्लियर हो गया होगा, मैं शॉर्ट में और क्लियर कर देता हूं। जब यूनिक सॉल्यूशन होगा इट मींस a1/a2 डज नॉट इक्वल टू b1/b2, और क्योंकि यूनिक सॉल्यूशन है इसलिए ये कंसिस्टेंट होगा। सेकेंड, अगर आए हम नो सॉल्यूशन पे, तो नो सॉल्यूशन पे ध्यान दे तो ये इनकंसिस्टेंट होगा, और इसके लिए क्या होगा, a1/a2 is equals to b1/b2 does not equals to c1/c2। इस कंडीशन में लाइंस जो है वो पैरेलल होंगे, ये भी आप याद रखेंगे। थर्ड पे अगर आए हम इनफिनिटली मैनी सॉल्यूशन में a1/a2 is equals to b1/b2 is equals to c1/c2 ये हो जाता है। तो इस कंडीशन में भी क्योंकि सॉल्यूशन निकल रहा है इसलिए कंसिस्टेंट होगा और लाइंस कोइंसिडेंट होंगे, यानी कि लाइंस ओवरलैप कर जाएंगे। ओके, समझ आ गई मैम। अब आगे बढ़ते हैं इसमें। यहाँ पे एक इक्वेशन है, फिर से 2 इक्वेशंस हमको नजर आ रहे हैं। अब कैसे इसको सॉल्व करें फिर से देखा जाए, ठीक है। तो यहाँ पे a1 आप पूरे वैल्यू आप निकाल सकते हैं, मैं डायरेक्टली निकाल लूँ। a1 की वैल्यू 2, b1 की वैल्यू 3 एंड c1 की वैल्यू 9, सेम एज a2 की वैल्यू 4, b2 की वैल्यू 6 एंड c2 की वैल्यू आ जाएगी 18। अब यहाँ चेक करते हैं जरा, a1/a2 क्या आ जाएगा, a1/a2 2/4, इट मीन्स कैंसिल आउट होके हमको मिल गया 1/2। b1/b2 हमको मिल जाएगा 3/6, यानी कि ये भी कैंसिल आउट हुआ और हमको मिल गया 1/2। क्या c1/c2 भी इक्वल आ जाएगा, क्योंकि ये दोनों तो इक्वल आ चुका है। तो 9/18 ये कैंसिल आउट हो जाएगा 9 2, यानी कि 1/2। तो हमको क्या पता चल गया भाई कि 1/2 इज इक्वल टू 1/2 इज इक्वल टू 1/2, तीनों इक्वल आ गए। इसका मतलब a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2, सारे इक्वल आ गए। अब जब भी ये कंडीशन आता है इसका मतलब क्या होगा, इक्वेशन है इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन, ठीक है, ये होता है। अब जब भी ये होता है इसका मतलब क्या है, इक्वेशन इज कंसिस्टेंट, ये हमको पता चल गया, ठीक है। आई थिंक कि आपको ये कॉन्सेप्ट बहुत ही अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट है हमारा मेथड ऑफ सॉल्विंग द लीनियर इक्वेशंस। अभी तक हमने यहाँ पे देखा कि सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशंस क्या होंगे, 3 टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन हमने देखा। अब देखो वो क्या था, सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन का मतलब ये है कि सॉल्यूशन हमको किस टाइप का मिलेगा, कि यूनिक मिलेगा, कि इनफिनिट नंबर ऑफ सॉल्यूशन मिलेगा, कि सॉल्यूशन ही नहीं मिलेगा। ये चेक करने के लिए हमारे पास सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन किए थे। अब कोई भी 2 लीनियर इक्वेशन हमारे पास है तो उसमें x और y की वैल्यू कैसे निकाले, इसके लिए हम सॉल्विंग मेथड ऑफ लीनियर इक्वेशन देखेंगे। तो इसमें टोटल 4 टाइप्स की मेथड होते हैं। तो फर्स्ट आपका मेथड होता है सब्स्टिट्यूशन मेथड, ठीक है। सेकंड होता है एलिमिनेशन मेथड, थर्ड होता है ग्राफिकल मेथड एंड फोर्थ होता है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो ये 4 टाइप के मेथड्स होते हैं जिससे हम लीनियर इक्वेशन को सॉल्व कर पाते हैं, ठीक है। अब ये सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या होगा, एक एक करके सारे मेथड को हम थोड़े से इसका सॉल्यूशन मेथड हम देखते जाएंगे। तो फर्स्ट होता है यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या होता है, अच्छा सब्स्टिट्यूशन मेथड छोड़िए, सब्स्टिट्यूशन क्या होगा या सब्स्टिट्यूट क्या होगा। देखो आपने हाल ही में अभी आईपीएल तो जरूर देखा होगा। तो आईपीएल में जो टीम्स थी उसमें कुछ प्लेयर को हम बैठा के रखते थे और बाद में
उस प्लेयर का यूज करते थे, ठीक है। तो उसको हम क्या बोलते थे, किसी एक प्लेयर को हम चेंज करके, एक प्लेयर को हम हटा के दूसरे प्लेयर को सेकेंड इनिंग में या किसी भी गेम के बीच में हम उसको ला लेते थे, तो उसको हम क्या बोलते थे, सब्स्टिट्यूट प्लेयर बोलते थे। इसका मतलब क्या है, सब्स्टिट्यूशन का मतलब है कि उसको हटा के उसको रिप्लेस करना है, हमको उस प्लेयर को किसी दूसरे प्लेयर से रिप्लेस करना है, सब्स्टिट्यूशन मेथड होगा, ठीक है। तो इसमें हम क्या करेंगे, हमारे पास लीनियर इक्वेशन में क्या होता है, लीनियर इक्वेशन में हमारे पास होता है वेरिएबल्स, और वेरिएबल्स के ही वैल्यू निकालते हैं। तो यहाँ सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या होगा, वेरिएबल को किसी वैल्यू से हम रिप्लेस कर देंगे, वेरिएबल को हम क्या कर देंगे, रिप्लेस कर देंगे। तो जब हम रिप्लेस करेंगे तो दूसरे वेरिएबल की वैल्यू आएगी। अभी क्लियर करते हैं, देखो सब्स्टिट्यूशन मेथड हम देख लेते हैं यहाँ पे आखिर होता क्या है, ये कैसे सॉल्व करते हैं इसके क्वेश्चंस को, ठीक है। तो फर्स्ट इसमें देखा जाए तो ये हमारा होता है इक्वेशन 1, ये होता है हमारा इक्वेशन 2। जब भी हम ध्यान देंगे ऐसा आपको लिखना है, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। एंड फ्रॉम इक्वेशन 1 सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या करना है, सबसे पहली बात हम इक्वेशन 1 या 2 से किसी भी एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल लेंगे जो इक्वेशन हमको इजी लगे। तो यहाँ पे हमको ये इक्वेशन थोड़ा सा इजी लग रहा है क्योंकि इसमें कोफिशिएंट कम दिखाई दे रहा है, कोफिशिएंट है ही नहीं, 1 1 दिखाई दे रहा है। यहाँ पे कोफिशिएंट थोड़ा सा ज़्यादा है, 3 आ गया है y के साथ, ठीक है, थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा। तो हम थोड़ा सा ईजी वाला इक्वेशन देखेंगे सॉल्व करने के लिए। तो इक्वेशन 1 ही ईजी है तो उसी को हम लेंगे। तो यहाँ पे इक्वेशन 1 जो है वहां से हम किसी एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल देंगे। सपोज मैं y की वैल्यू अगर निकाल रहा हूं, इसका मतलब हम क्या करेंगे, x को 3 की तरफ ट्रांसफर कर देंगे, तो हमको मिल जाएगा 3 - x। अब ये जो y की वैल्यू y है, जो भी वेरिएबल निकालो, चाहे x निकालो या y निकालो, उसको आप सेकेंड इक्वेशन में रखेंगे। यानी कि आपने इक्वेशन 1 से वैल्यू निकाला तो उसको इक्वेशन 2 में रखेंगे। तो अगर आप 2 से वैल्यू निकालेंगे तो उसको आप इक्वेशन 1 में रखेंगे। तो हमने 1 से निकाला इसलिए इक्वेशन 2 में पुटअप करेंगे। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 में इसको पुटअप करके देखते हैं कि क्या हमको मिलता है। तो हमको मिल जाएगा 3 × y की वैल्यू हम पुटअप करेंगे यहाँ पे 3 - x। तो 3 - x हमने रख दिया, प्लस x एज इट इज है इज इक्वल्स टू 5, ये हमको मिल गया, ठीक है। अब क्या करेंगे, देखो ध्यान से देखेंगे यहाँ पे। अब देखो इसका मल्टीप्लीकेशन कर देते हैं यहाँ पे, इसका मल्टीप्लीकेशन इसके साथ, ठीक है। तब क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 3 = 9, इसका मल्टीप्लीकेशन इससे किया -3x + x इज इक्वल्स टू 5। तो हमको यहाँ पे क्या मिल गया, इसको हमने सॉल्व किया लाइक टर्म्स को, तो ये हमको मिल गया -2x। इस 9 को हम इधर ट्रांसफर कर देते हैं तो हमको मिल जाएगा 5 - 9, तो हमको मिला -2x इज इक्वल्स टू -4, ठीक है। इसको हम आगे सॉल्व कर लेते हैं तो हमको मिल जाएगा x इज इक्वल्स टू -4 अपॉन -2। हमने 2 को इसके नीचे ला लिया, इसके नीचे, ठीक है। अब x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 जा, तो हमको मिल गया x की वैल्यू 2। अब x की एक वैल्यू आ गई, वेरिएबल की वैल्यू आ गई। अब सेकेंड हमको y की वैल्यू भी तो निकालनी है, तो पुट x इज इक्वल्स टू 2 इन इक्वेशन 1। कोई भी एक इक्वेशन में रख दो। इक्वेशन 1 जो है थोड़ा सा सस्ता इक्वेशन लग रहा है, यानी कि इसमें ज़्यादा कुछ तामझाम नहीं है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या होगा, हमारे पास x और y, तो यहाँ पे हम x की वैल्यू पुटअप कर देते हैं 2 + y इज इक्वल्स टू, हमारे पास क्या था, इक्वेशन 1 में 3 था, तो यहाँ पे हम रख देंगे 3, ठीक है। इक्वेशन 1 हमने एज इट इज लिखा, बस x की जगह पे हमने 2 पुटअप किया, ठीक है। तो हमको क्या मिल जाएगा, y इज इक्वल्स टू 3, 2 को हमने ट्रांसफर किया तो y इज इक्वल्स टू हमको मिल जाएगा यहाँ पे 1। तो यहाँ से हमने x और y दोनों की वैल्यू निकाल ली है, ठीक है। तो x की वैल्यू और y की वैल्यू, तो यही चीज़ हमको करना है सब्स्टिट्यूशन मेथड में। हमने क्या किया, यहाँ पे किसी एक वेरिएबल के प्लेस पे दूसरे वेरिएबल की जो वैल्यू आई है उसको हमने पुटअप कर दिया, ठीक है। तो ये सब्स्टिट्यूट हो गया, ठीक है। तो इस तरह से सब्स्टिट्यूशन मेथड आपको सॉल्व करना है। अब आगे जब हम बढ़ते हैं तो नेक्स्ट हमारे पास आता है एलिमिनेशन मेथड। अब एलिमिनेशन मेथड का मतलब क्या होगा, एलिमिनेट आपने सुना होगा, एलिमिनेट, ठीक है। बहुत सारे सिंगिंग शोज, आप डांसिंग शोज, ये सारे आप देखते होंगे। तो वहाँ पे क्या होता है, और जिसको भाई वोट कम मिलता है वो एलिमिनेट हो जाते हैं, ठीक है ना। तो वही चीज़ है, यहाँ पे जिस भी वेरिएबल को वोट कम मिलेगा उसको भी बाहर कर देंगे। यानी कि हम क्या करेंगे, यहाँ पे कोई भी एक वेरिएबल को, x हो चाहे y हो, या जो वेरिएबल आपको क्वेश्चन में दिया हो, उसमें से किसी एक वेरिएबल को हम एलिमिनेट कर देंगे, बाहर कर देंगे। तो सीधी सी बात है, जब एक बाहर हो जाएगा तो दूसरा जीत जाएगा। यानी कि हम एक को बाहर करेंगे तो दूसरी की वैल्यू हम निकाल सकते हैं, ठीक है। सीधे सिंपल सी यही बात है, ठीक है। तो वही चीज़ हम करेंगे यहाँ पे। देखो अब ये इक्वेशन 1 हमारा है,
ये हमारा इक्वेशन 2 है। ठीक है, बात क्लियर हो गई। अब देखो, अब हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन में हमारे पास x प्लस वाई इज इक्वल टू 3 है और यहाँ पे 3y प्लस एक्स इज इक्वल टू 5 है। ठीक है, तो यहाँ पे हम ध्यान से देखेंगे तो दोनों के कोफिशिएंट को हमको सेम करना होता है। ठीक है, तो अगर मैं इसको ऐसा लिख दूँ, इस इक्वेशन को, इक्वेशन फर्स्ट जो है, ठीक है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 3 है। ठीक है, या इसको मैं ऐसे लिख दूँ, इक्वेशन 2 को हम x प्लस 3y इज इक्वल टू 5 लिख सकते हैं, इक्वेशन 2 को। ठीक है, तो मैं इसको इक्वेशन ना देके, ठीक है, ऐसा कर देते हैं थोड़ा सा, इसको इक्वेशन ना देके हम इसको इक्वेशन दे देते हैं, ये ज़्यादा बेटर है। ठीक है ना। अब देखो, कभी भी जो वेरिएबल है वो कब एलिमिनेट होगा, जब वेरिएबल के कोफिशिएंट जो है सेम होंगे और साइन अपोजिट होगा, तभी क्या हो जाएगा, वो कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है ना। अब देखो, यहाँ पे वेरिएबल की कोफिशिएंट 1 है, यहाँ भी वेरिएबल का कोफिशिएंट 1 है, इसका मतलब दोनों का कोफिशिएंट 1 है। इसके मतलब अगर मैं उसको माइनस करूँ तो दोनों वेरिएबल कैंसिल आउट हो जाएंगे। ठीक है ना। तो हम क्या करते हैं, देखो, दोनों को माइनस कर देते हैं, तो इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1, चाहे 1 माइनस 2 करो, दोनों में आंसर वैसे ही आएगा। ठीक है ना। अब देखो, x प्लस 3y इज इक्वल टू 5 मैंने फर्स्ट सेकेंड इक्वेशन को लिख लिया, एंड x प्लस वाई इज इक्वल टू 3 मैंने फर्स्ट इक्वेशन को लिख लिया। अब यहाँ पे देखो, दोनों का वेरिएबल सेम था। अब वेरिएबल सेम ना हो तब क्या होगा, वो भी मैं आपको बताऊंगा, सबसे पहले उसको देख लो आप। ठीक है, अब दोनों को क्या करेंगे, हम माइनस कर देंगे। तो माइनस करेंगे तो इसका साइन प्लस है तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा। ठीक है, इसका साइन यहाँ पे प्लस है तो यहाँ भी माइनस आ जाएगा। इसका साइन यहाँ पे प्लस दिख रहा है आपको, इसका मतलब ये भी माइनस आ जाएगा। तो ये प्लस माइनस दोनों क्या होगा, कैंसिल आउट हो गए, क्योंकि दोनों सेम दिख रहे हैं। अब यहाँ पे 3y माइनस वाई, तो 3y में y माइनस किन तो हमको मिलेगा 2y, और यहाँ से आपको मिलेगा 5 माइनस 3, कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 2/2। इसका मतलब ये दोनों कैंसिल आउट हुआ और हमको y की वैल्यू क्या मिल गई, 1 मिल गए। बस ये मेथड्स अलग अलग है, लेकिन सॉल्यूशन वही आएगा। ठीक है, तो हमने देखो y की वैल्यू 1 निकाली थी, सेम एज यहाँ भी y की वैल्यू क्या आ गई, 1 ही आ गई। ठीक है ना। तो y इज इक्वल टू 1 हमको मिला, एक वैल्यू मिल गई। अब x की वैल्यू क्या करेंगे, पुट y इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 1, चाहे 1 में पुटअप कर लो चाहे 2 में पुटअप कर लो, आपको आंसर वही मिलने वाला है। ठीक है, तो यहाँ हम पुटअप करते हैं इक्वेशन 1 में, तो x प्लस वाई, तो x प्लस वाई की वैल्यू 1 इज इक्वल टू 3, तो x इज इक्वल टू 3 माइनस 1, तो x की वैल्यू हमको क्या मिल जाएगी, 2 मिल जाएगी। तो ये आसान सा था। अब मैं एक चीज़ आपको बोल रहा था कि अगर वेरिएबल जो है उसका कोफिशिएंट अगर डिफरेंट हो तब क्या करेंगे, तो कोफिशिएंट डिफरेंट होगा तब उस कंडीशन में आपको बता देता हूँ। तो इस कंडीशन में हम क्या करेंगे, जब कोफिशिएंट डिफरेंट हो, तो अगर कुछ इस तरह से हो, इस इक्वेशन को मैं ऐसा लिख देता हूँ, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 3, और इसको मैं लिख देता हूँ 3x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 5, ऐसे कुछ था। हाँ, तो यहाँ पे y था, यहाँ पे x था, तो मैंने उसको चेंज करके लिख दिया। अब देखो x के कोफिशिएंट अलग अलग है, तो उस कंडीशन में क्या करेंगे हम, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 ध्यान रखेंगे दोनों को, मैं अभी बता रहा हूँ सिंपल सा आपको। देखो, अब क्या करेंगे, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा 3x का कोफिशिएंट, और यहाँ कुछ नहीं है, मैं सबको 1 दिखाई दे रहा होगा कोफिशिएंट का। ठीक है, अब इसका जो कोफिशिएंट होगा, इक्वेशन 2 का जो कोफिशिएंट होगा यानी कि 3, उसको हम इक्वेशन 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, इक्वेशन 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और जो इसका कोफिशिएंट होगा इक्वेशन 1 का, जो कि 1 है, उसको हम इस इक्वेशन 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इक्वेशन 2 से 1 का मल्टीप्लाई कर देंगे, और दोनों को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो ऐसे आपको सॉल्व करना होगा जब दोनों का कोफिशिएंट जो है डिफरेंट होगा, तब की बात है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, आगे आप सॉल्व करके देखिएगा, या तो हम एक्सरसाइज में तो बताने ही वाले हैं। अब आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट है ग्राफिकल मेथड। अब ग्राफिकल मेथड में क्या होगा, ग्राफिकल मेथड कैसे सॉल्व कर पाएंगे हम, देखते हैं। अब ग्राफिकल मेथड में क्या करना है, इक्वेशन 1 और 2 जैसे कि पहले लेते थे सेम एज वैसी है। अब इक्वेशन 1 से हम क्या करेंगे, किसी भी एक वेरिएबल की आपको वैल्यू निकालनी है, चाहे y की निकालो चाहे x की निकालो, जैसे भी निकाल लो। तो चलिए हम यहाँ पर y की वैल्यू निकाल लेते हैं। ठीक है, मैं क्या निकाल रहा हूँ, y की वैल्यू, तो y इज इक्वल टू फ्रॉम इक्वेशन 1, इसको ध्यान रखेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 1 से निकाल रहे हैं, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगा, 3 माइनस x हमको मिल जाएगा। ठीक है, इतना याद रखेंगे। अब हम यहाँ पे टेबल ड्रॉ करेंगे, टेबल हमको ड्रॉ करना है, उस टेबल के थ्रू हम ग्राफ को ड्रॉ करेंगे। पहले भी आप ग्राफ के क्वेश्चंस पढ़ चुके होंगे, सेम एज उसी तरह से। ठीक है, उसको मैं थोड़ा सा अच्छे से लिख लेता हूँ। यहाँ पे आ जाएगा 3 माइनस,
x, ठीक है। अब यहाँ पे एक मैं टेबल ड्रॉ कर रहा हूँ कुछ इस तरह से, यहाँ पे आपको वैल्यूज लेनी है, किसकी, x और y की वैल्यूज लेते जानी है, ठीक है। तो यहाँ मैंने x लिखा, यहाँ मैंने y लिखा, ठीक है। अब x और y यहाँ पे बोल दिया, अब क्या होगा भाई, देखते हैं। अब x की वैल्यू हम पुटअप करते जाएंगे और y की वैल्यू आते जाएगी, ठीक है। अगर मैं x की वैल्यू यहाँ पे सपोज 0 पुटअप करता हूँ, x की वैल्यू अगर 0 पुटअप किया तो यहाँ पे y इज इक्वल टू 3 माइनस एक्स था। अगर मैं यहाँ पे x की वैल्यू 0 रख दूँ तो हमको y की वैल्यू 3 मिल जाएगी, तो y की वैल्यू हमने 3 लिख दिया। अब x की वैल्यू अगर मैं 1 रखूँ, ठीक है, यहाँ पे मैं क्या करूँ, y इज इक्वल टू 3 माइनस एक्स की वैल्यू अगर मैं 1 रख रहा हूँ तो हमको y की वैल्यू क्या मिल रही है, 2 मिल रही है, तो यहाँ पे 2 लिख लिए। अब नेक्स्ट में x की वैल्यू अगर मैं 2 रखूंगा, यहाँ से सिंपल सा x की वैल्यू यहाँ पे अगर 2 रखेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, y 1 मिल जाएगा, ठीक है, y की वैल्यू 1 मिल जाएगी, ये हमारे पास आ गया, ठीक है। एक और चीज कर सकते हो, चाहे तो एक वैल्यू 1 लेना है तो और वैल्यू ले सकते हो। अगर x की वैल्यू मैं 3 रखूंगा तो y 0 हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे 3 मैक्सिमम 3 सॉरी मिनिमम 3 और मैक्सिमम आप जितने भी वैल्यूज रख सकते हो, ठीक है ना। तो ये हमारे पास एक बन गया। अब दोनों की इक्वेशन एक एक करके हम ड्रॉ करेंगे लीनियर इक्वेशन को। तो अभी सेकंड को सॉल्व कर लेते हैं सबसे पहले, ठीक है ना। देखते हैं कि इसका ग्राफ किस तरह से बनेगा, और पहले सेकंड को हम सॉल्व करके देखते हैं। सेकंड के लिए क्या होगा, इक्वेशन हमारे पास है 3y प्लस एक्स, 3y प्लस एक्स इज इक्वल टू 5 है। तो इसके लिए इक्वेशन क्या बनेगा, अगर y की वैल्यू में निकालो तो 5 इसको ट्रांसफर किए माइनस एक्स और 3 को नीचे लाए अपॉन 3, तो ये हमारे पास मिल जाएगा, ठीक है ना। अब इसके लिए देखते हैं कि क्या क्या वैल्यू पुटअप करें यहाँ पे। अब टेबल फिर से ड्रॉ करना होगा हमको, ये टेबल नंबर 2 है क्योंकि सेकेंड के लिए हम ड्रॉ कर रहे हैं इसलिए, ठीक है, ऐसा। अब यहाँ पे x और y दो चीजें हैं हमारे पास, ठीक है। अब ध्यान से देखेंगे कि x की वैल्यू मैं क्या पुटअप करूं कि y की वैल्यू आते जाएगी, ठीक है ना। अब कुछ ऐसी वैल्यू पुटअप करना जिससे हमको रिजल्ट थोड़ा सा अच्छा मिले, है ना। अब अगर मैं x की वैल्यू यहाँ पे सपोज 2 पुटअप करूं, x की वैल्यू अगर यहाँ पे मैं 2 पुटअप करूं, मतलब y इज इक्वल टू 5 माइनस एक्स, एक्स की जगह पे 2 पुटअप किया मैंने तो हमको मिल जाएगा 3/3, मतलब इजीली हमको 1 मिल जाएगा। तो 2 पुटअप किए तो 1 मिल गया, ठीक है बात। अब इसके बाद और क्या वैल्यू पुटअप करें, इसके बाद अगर मैं पुटअप करूं यहाँ पे अगर नेगेटिव वैल्यू भी यहाँ पे रख सकते हो, चाहे तो पॉजिटिव वैल्यू भी रख सकते हो, जो भी वैल्यू आप रखो वो आपके ऊपर है, ठीक है। अगर मैं 0 पुटअप करूँ तो हमको मिलेगा 5/3, ठीक है। 5/3 में चाहे तो इसको पॉइंट में लिख सकते हो, 5/3 को पॉइंट में लिख सकते हो, तो मैं इसको पॉइंट में रिप्रेजेंट कर देता हूँ। 5/3 को हम पॉइंट में कैसे लिखेंगे, 0.66 समथिंग आ गया, 67 आप लिख सकते हो, ठीक है, समथिंग ऐसा आप लिख सकते हो। उसके बाद अगर वैल्यू हम 0 का हमने 1 रखे, वैल्यू अगर हम 1 रखे तो 1 रखने पे हमको 4/3 मिल जाएगा, और 4/3 मतलब क्या होगा, 3 से हम 4 को डिवाइड कर देंगे तो 3 1 से 3 होगा 1, और पॉइंट हमको क्या मिल जाएगा, 3 समथिंग मिल जाएगा, ठीक है। और भी चाहे तो वैल्यूज हम रख सकते हैं, या इतने से ही काम चल जाएगा, ठीक है ना। अब इसका हमको ग्राफ ड्रॉ करना है, तो ग्राफ किस तरह से ड्रॉ करें, मैक्सिमम वैल्यू क्या है सबसे पहले ये देख लेते हैं। तो हमको एक्स एक्सिस में मैक्सिमम वैल्यू कितनी मिल रही है, एक्स एक्सिस में मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पे 3 मिल रही है, वाई एक्सिस में मैक्सिमम वैल्यू हमको 3 मिल रही है। इस ग्राफ में देखिए तो एक्स की मैक्सिमम वैल्यू 2 यानी कि मैक्सिमम 3 ले लेंगे, और यहाँ पे मैक्सिमम कितना आ रहा है 1.67 आ रहा है, यानी कि इसमें भी हम चाहो तो 3 ले लेते हैं। तो 3 करके हम इसका ग्राफ बनाते हैं, तो हमको ग्राफ कैसे मिलेगा, ठीक है। चलो ग्राफ बना के देखते हैं यहाँ पे किस तरह से ग्राफ हमको मिलता है। देखो आप ग्राफ बनाया जाए तो ग्राफ कुछ इस तरह से हम बना लेते हैं। यहाँ पे मैंने एक लाइन ड्रॉ कर लिया कुछ इस तरह से, और इधर भी मैंने लाइन ड्रॉ कर लिया कुछ इस तरह से, ठीक है। तो यहाँ पे आपको पता होगा ये क्या है आपका, ये होता है एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस। अब मैंने क्योंकि नेगेटिव वैल्यू नहीं लिया है इसलिए पॉजिटिव साइड में मैं ग्राफ को बना रहा हूँ, पॉजिटिव एक्स एक्सिस और पॉजिटिव वाई एक्सिस में, ठीक है। अब देखते हैं अब आगे क्या क्या यहाँ पे वैल्यू हमने लिया था जिसके थ्रू ग्राफ बनेगा, ठीक है। क्या क्या वैल्यू थी यहाँ पे टेबल 1 में, जब हमने 0 लिया तो जब 0 लिया तो हमको y की वैल्यू कितनी मिल गई,
3 मिल गई, ठीक है, y की वैल्यू 3 मिल गई, तो 0 3, तो x की वैल्यू 0, x की वैल्यू 0, तो यहाँ एक मिनट मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ सबसे पहले 0 1 2 3 और इधर भी लिख लेते हैं 1 2 3, चाहे तो और भी बढ़ा सकते हो, ठीक है। तो x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 3, मतलब पॉइंट यहाँ पे मेरे को मिल रहा है ये 0 3, ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट में हम अगर जाए तो हमको और क्या मिला, सेकंड में हमको दिखाई दे रहा है यहाँ पे 1 2 x1 और y2, x1 y2 याद रखेंगे, x1 x में 1 और y में 2, मतलब कि यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा 1 2। इसके बाद के कौन से पॉइंट था हमारे पास था 2 1, तो x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 1, x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 1 कहीं यहाँ पे आएगा 2 1, ठीक है, चाहे तो और भी बढ़ा सकते हो। उसके बाद है आपके पास 3 0, x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू 0, x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू 0, मतलब यहीं पे आएगा 3 0, ठीक है, ये हमको मिल गया। अब यहाँ से एक लाइन हमको ड्रॉ करना है जो कि तीनों पॉइंट्स को इंटरसेक्ट करता हो, तीनों पॉइंट को से होकर जाता हो, ठीक है। यहाँ पे एक लाइन हम ड्रॉ कर लेंगे, कुछ इस तरह से लाइन हम ड्रॉ कर लेंगे ऐसा, ठीक है, ऐसा हमको एक लाइन मिल रहा है जो कि तीनों पॉइंट से होके जा रहा है। अब ये जो हमको लाइन मिला हुआ है, ये जो लाइन है, एक मिनट, ये जो लाइन है आपका, वो आपका इक्वेशन कौन सा होगा, ये जो हमको लाइन मिल गया है, इसको चाहो तो मैं थोड़ा सा बढ़ा लेता हूँ, ये जो लाइन मिल गया है वो हमारा इक्वेशन नंबर फर्स्ट है, और इक्वेशन फर्स्ट हमारे पास क्या था, x प्लस वाई इज इक्वल टू 3, ठीक है। तो यहाँ निकलेंगे हम कौन सा, x प्लस वाई इज इक्वल टू 3। अब हमको सेकेंड वाला इक्वेशन भी ड्रॉ करना है जिससे हमको वैल्यू मिले, ठीक है। सेकेंड इक्वेशन सेकेंड टेबल से ड्रॉ करेंगे, तो सेकेंड टेबल हमारे पास क्या है 2 1, ठीक है। देखो यहाँ पे ध्यान देंगे 2 1 है, तो यहाँ ड्रॉ करते हैं 2 देन 1, देखो 2 सबसे पहले x में 2 है और y में कितना है 1 है, यहीं पे आ रहा है पॉइंट, सेम पॉइंट पे आ रहा है, ठीक है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब नेक्स्ट में आते हैं, नेक्स्ट हमारे पास है 0 और 1.67, 0 एंड 1.67 है ना, ध्यान रखेंगे 0 और 1.67, 1.67 कहाँ आएगा 5 यहाँ पे है और 67 करीब यहाँ पे आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमको मिल रहा है एक पॉइंट यहाँ पे मिला, एक पॉइंट यहाँ पे मिला, थर्ड पॉइंट कहाँ पे आ रहा है 1 और 1.3, 1 एंड 1.3 कहाँ पे आएगा 1 यहाँ पे और 1.3 समथिंग यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। 1 और 1.3 मतलब कि यहाँ पे ऐसा कुछ हमको मिल रहा है, ठीक है, ये हमको मिल गया। अब इसको जब हम ज्वाइन करेंगे, इसके साथ हमको क्या करना है, इसको ज्वाइन करते जाना है, ऐसा एक सीधी लाइन से हमको ज्वाइन करना है। तो हमको क्या पता चल रहा है, ये जो है ये इक्वेशन है किसका है, ये इक्वेशन 2 का लाइन है। इक्वेशन 2 हमारे पास था 3y प्लस एक्स इज इक्वल टू 5, 3y प्लस एक्स इज इक्वल टू 5। अब आपको दिख रहा होगा कि ये दोनों ग्राफ जो है या दोनों लाइन जो है, हमेशा ध्यान रखेंगे जो लीनियर इक्वेशन है उसका ग्राफ हमेशा स्ट्रेट लाइन बनेगा। तो दोनों जो लाइन हमको दिख रहे हैं वो कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, 2 1 पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। क्योंकि 2 1 पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं इसलिए हमारा सॉल्यूशन जो होगा x इज इक्वल्स टू 2 और y इज इक्वल्स टू 1 हो जाएगा। तो जिस भी पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं वहीं पे हमको x और y की वैल्यू मिलती है, यानी कि सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन मिलता है। तो आई थिंक कि आपको ये ग्राफिकल मेथड अच्छे से क्लियर हो गया होगा, ठीक है। इसके बाद जो है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड है वो मैं आपको नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड आपके सिलेबस से हटा दिया गया है। 10th क्लास के हिसाब से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हटा दिया गया है, इसलिए मैं उसको नहीं बता रहा हूँ, ठीक है।